गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। जैसा कि मैंने अपनी स्ट्रेटजी वीडियो में बताया था कि हम क्लाइमेटोलॉजी से स्टार्ट करेंगे और क्लाइमेटोलॉजी में जो फर्स्ट टॉपिक मैंने बताया था वो हम स्टार्ट करेंगे वेदर एंड क्लाइमेट से। अब पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि वैसे वेदर और क्लाइमेट से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन वेदर और क्लाइमेट को पढ़ना हमें काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि इससे बाकी के सारे डॉट्स फिल होंगे जो हम आगे पढ़ेंगे। इसलिए इसको पढ़ना सबसे पहले ज़रूरी था, इसलिए इस टॉपिक को मैंने पहले लिया है। तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ वेदर। वेदर रेफर्स टू द बिहेवियर ऑफ एटमॉस्फेयर एट अ प्लेस फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। वेदर क्या है बच्चों? ये बिहेवियर ऑफ एटमॉस्फेयर है किसी पर्टिकुलर प्लेस का और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पर कीवर्ड आपका क्या है? पहला है बिहेवियर, मतलब एटमॉस्फेयर कैसा बिहेव कर रहा है, कहाँ का? किसी पर्टिकुलर प्लेस का, और कितनी देर के लिए, फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये तीन आपके इसके कीवर्ड में। अब मैं इसको एग्जाम्पल के तरीके से समझाता हूँ। आप एग्जाम्पल ले लीजिए दिल्ली का। मान लीजिए जून का महीना है और दिल्ली में काफ़ी गर्मी पड़ रही है, तो हम क्या कहेंगे? यार दिल्ली का मौसम काफ़ी गर्म है। तो मौसम मतलब हम यहाँ पे वेदर की बात कर रहे हैं। तो ये हो गया आपका वेदर। ओके। और वेदर जो होता है ये हाईली वेरिएबल होता है। हाईली वेरिएबल मतलब कि ये जल्दी जल्दी बदलता रहता है। जैसे कि मान लो आज बारिश पड़ रही है किसी जगह पे, दिल्ली का एग्जांपल लेके चलते हैं। दिल्ली में आज खूब बारिश हुई, ठीक है, लेकिन कल आप देखेंगे कि अचानक से गर्मी बढ़ जाएगी। फिर आप देखेंगे कि 2-3 दिन तक मौसम ऐसा ही रहा, या फिर कभी कभी क्या होता है घंटों घंटों में मौसम बदल जाता है। जैसे कि 3 बजे बारिश पड़ रही है, 4 बजे अचानक धूप निकल आई, गर्मी हो गई, फिर अचानक बादल आ गए। तो इन चीज़ों को हाईली वेरिएबल कंसिडर किया जाता है। इसलिए वेदर जो आपका होता है वो हाईली वेरिएबल होता है, मतलब कि वो जल्दी जल्दी बदलता रहता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी तरफ क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट देखिए कुछ अलग टर्म नहीं है, बस क्लाइमेट इज क्या है? इज ए लॉन्ग टर्म एवरेज। लॉन्ग टर्म एवरेज है किसका? वेदर कंडीशंस का। लॉन्ग टर्म एवरेज है वेदर कंडीशंस का। अब ये एवरेज जो साइंटिस्ट जोग्राफर्स कंसिडर करते हैं वो एवरेज लेके चलते हैं 35 ईयर्स में। अब मैं आपको समझाता हूँ क्लाइमेट फॉर अ एग्जांपल। एग्जांपल लेके चलिए कि दिल्ली में आज बारिश हुई, कल बारिश हुई, और इसी तरह 35 सालों में, 35 ईयर्स में दिल्ली का एवरेज मौसम कैसा रहा, उसी बेसिस पर क्लाइमेट कंसिडर किया जाता है। अब एग्जांपल लेके चलिए राजस्थान का। राजस्थान में डेजर्ट का। अब ऐसा तो नहीं है कि एक दिन गर्मी पड़ी और डेजर्ट बन गए और हमने राजस्थान को एक हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट में कंसिडर कर दिया। ऐसा तो हो नहीं सकता। पिछले 35 सालों में राजस्थान के डेजर्ट वाले लोकेशन में काफ़ी गर्मी पड़ी होगी, बारिश नहीं हुई होगी, तो उसका जो एवरेज जो सम निकल के आया ना, वो यही निकल के आया कि यहाँ पे पिछले 35 सालों में ना के बराबर बारिश हुई है और काफ़ी गर्मी हुई है। आपको बात समझ में आ रही है? और इस तरह हम क्लाइमेट को एक एवरेज कंडीशन मान के चलते हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस की वेदर कंडीशन का। और क्लाइमेट भी वेरिएबल होता है, ऐसा नहीं है कि ये हमेशा एक जैसा रहता है, ये भी बदलता है, पर उतनी जल्दी नहीं बदलता जितनी जल्दी आपका वेदर बदलता है। वेदर घंटों में चेंज हो जाता है या ज़्यादा से ज़्यादा दिनों में चेंज हो जाता है, लेकिन जो आपका क्लाइमेट है उसको सालों लग जाती हैं चेंज होने में। होप इतना आपको क्लियर होगा। तो इसके बाद अब चलो, ये तो हमें समझ में आ गया कि व्हाट इज़ वेदर एंड व्हाट इज़ क्लाइमेट।
बट वॉट आर द पैरामीटर्स विच आर मेजर दीज टू थिंग्स। मतलब कि वेदर और क्लाइमेट को मेजर करने के लिए हम क्या बेसिस लेकर चलते हैं, क्या पैरामीटर लेकर चलते हैं। तो वो जो आपके पैरामीटर हैं वो है आपका एक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन। ये तीनों चीज़ें आपकी डिटरमाइन करती हैं, मतलब कि मेज़र करती हैं किसी भी पर्टिकुलर प्लेस का वेदर और वहाँ का क्लाइमेट। ओके, इतनी बात समझ में आई। इन मेजरमेंट ऑफ क्लाइमेट एवरेज तो लेते ही हैं, लेकिन एक्सट्रीम्स भी लेकर चलते हैं। ये बात आपको बहुत कम टीचर्स बताएंगे, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है। और आजकल जो ज्योग्राफी का पैटर्न चल रहा है उसमें थोड़ा वो इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं जो आपको लगता है कि ये तो आउट ऑफ सिलेबस है, फिर आपसे होते नहीं हैं, लेकिन मैं वो सारी चीज़ें भी कवर कराऊंगा। और सुनिए, जो आपके नोट्स हैं वो इस वीडियो की आपकी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और उसके बाहर आपको वेदर एंड क्लाइमेट पर कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप पढ़ते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। मैं क्या कह रहा था, इन मेजरमेंट ऑफ क्लाइमेट एवरेजेस एंड एक्सट्रीम्स दैट इज मिनिमा एंड मैक्सिमा आर ऑल्सो कंसिडर्ड। कैसे? एवरेज एनुअल प्रेसिपिटेशन, पूरे साल में कितनी बारिश हुई, ये हमने एवरेज ले लिया, लेकिन किसी पर्टिकुलर मंथ में कितनी ज़्यादा बारिश हुई और कितनी कम बारिश हुई वो भी हम लेके चलते हैं। दैट इज प्रेसिपिटेशन ऑफ लोएस्ट एंड हाईएस्ट मंथ, दैट इज मैक्सिमम मंथ जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश हुई मोस्ट, और वो महीना जिसमें सबसे कम बारिश हुई दैट इज लोएस्ट। होप इतना आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद जो हमें पढ़ना है वो है आपका सबसे इम्पोर्टेंट थिंग। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट थिंग है और इसे अच्छे से समझिएगा। देखिए, क्लाइमेट हैज़ मोर डायरेक्ट रिलेशनशिप, क्लाइमेट हैज़ मोर डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ वेजिटेशन, बायोमास एंड सॉइल ऑफ अ प्लेस। मैं आपको इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एक और बार इसे रिपीट कर देता हूँ। क्लाइमेट हैज़ मोर डायरेक्ट रिलेशनशिप विद वेजिटेशन रेदर देन वेदर। वेदर की वेजिटेशन के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होती है, लेकिन क्लाइमेट की होती है। कैसे? राजस्थान को लेकर चलते हैं। राजस्थान में डेजर्ट्स हैं, ओके, थार डेजर्ट है। वहाँ पर क्या कभी आम के पेड़ उग सकते हैं डेजर्ट में, या अमरूद के उग जाएं, या फिर बड़े लंबे लंबे हरे हरे पेड़ हो जाएं? क्यों नहीं होते? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है कि वहाँ पर ये सारी चीज़ें सरवाइव कर ही नहीं सकती हैं। वहाँ का जो क्लाइमेट है डेजर्ट का, राजस्थान का, वो हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट है। वहाँ बारिश होती नहीं है, और बारिश नहीं होती जिसकी वजह से ग्रीन प्लांट्स ज़्यादा उग ही नहीं सकते। तो वहाँ पे वही प्लांट्स उग सकते हैं जो पानी बहुत कम लेते हों, जिन्हें पानी की बहुत कम ज़रूरत पड़ती हो, लाइक कैक्टस, ओके, एंड सम टाइप्स ऑफ श्रब्स, मतलब कुछ झाड़ियाँ। इसलिए ये क्लाइमेट है जो आपको बताता है कि किसी पर्टिकुलर प्लेस की वेजिटेशन कैसी होगी, वहाँ की सॉइल कैसी होगी। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया राजस्थान का, होप वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसी तरह हम कंसिडर करते हैं अमेज़न फॉरेस्ट, मतलब कि रेन फॉरेस्ट। रेन फॉरेस्ट में आपने देखे होंगे हरे हरे बड़े बड़े पेड़ होते हैं, अलग तरह के मतलब कि जीव पाए जाते हैं, ओके, अलग अलग टाइप के पेड़ पाए जाते हैं और काफ़ी चीज़ें होती हैं। क्यों? क्योंकि जो रेन फॉरेस्ट का जो क्लाइमेट है वो ड्राई नहीं होता है, वहाँ डेली प्रेसिपिटेशन होती है, मतलब रोज़ बारिश होती है, जिसकी वजह से पानी की कोई दिक्कत नहीं होती है। तो ग्रीन प्लांट्स सरवाइव कर सकते हैं आसानी से, बड़े बड़े पेड़ हो सकते हैं, और वहाँ का जो मौसम होता है वो इसी तरह का होता है। तो
रेन फॉरेस्ट में क्यों हमें बड़े बड़े पेड़ मिल रहे हैं, क्यों इतनी वैरायटी ऑफ स्पीशीज मिल रही हैं? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है। वहाँ का क्लाइमेट काफ़ी ठीक है, वहाँ खूब बारिश पड़ती है रोज सालों तक, इसलिए वहाँ पे इतने बड़े बड़े पेड़ हो सके हैं। तो होप सो ये आपका क्लियर होगा। तो इससे कंक्लूजन क्या निकलता है कि वेजिटेशन इज मैनिफेस्टेशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। इसका मतलब मैनिफेस्टेशन का, ये क्लाइमेट बताता है कि वहाँ का वेजिटेशन कैसा होगा, या फिर वहाँ की वेजिटेशन ऐसी है, ये आपको क्लाइमेट बता देगी। मतलब कि अगर वहाँ पर बड़े बड़े पेड़ हैं, लार्ज टाइप ऑफ स्पीसीज हैं, तो उससे पता चल जाएगा कि वहाँ का क्लाइमेट कैसा है, ड्राई क्लाइमेट है या ह्यूमिड क्लाइमेट है। ओके, तो ये था इस पॉइंट का मतलब। अब यूजफुलनेस, क्लाइमेट जो है वो जोग्राफर्स के लिए ज़्यादा यूजफुल होता है। जोग्राफर्स कौन? देखा जाए तो हम भी जोग्राफर्स हैं, क्योंकि हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ओके, और जो वेदर है वो आपका मेटियोरोलॉजिस्ट के लिए हेल्पफुल होता है, जो मतलब कि मौसम का अनुमान लगाते हैं, आज बारिश होगी या नहीं होगी, और कल बारिश होगी या नहीं होगी, 4 दिनों तक कोई बारिश नहीं है, ऐसी भविष्यवाणी करते हैं ना, तो वो होते हैं मेट्रोलॉजिस्ट। अब बात करते हैं, यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया वेदर एंड क्लाइमेट। ओके, होप करता हूँ आपको इतना क्लियर होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, आपका कुछ नहीं जाएगा, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ आप इतना तो कर सकते हैं। और इसके नोट्स मैं दोबारा बता देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब इसी में जो सेकंड टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन। ये आपका जीएस का भी पार्ट है और मेंस का भी पार्ट है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऑरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर, मतलब कि अर्थ का एटमॉस्फेयर आया कहाँ से, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई, और प्रेजेंट का एटमॉस्फेयर कैसा है। बात समझ में आ रही है? हमें क्या क्या पढ़ना है ओरिजिन में? अर्थ का एटमॉस्फेयर, ओरिजिन कैसे हुआ उसका, उसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन आई, मतलब किस तरह से बदला, और प्रेजेंट में हमारा एटमॉस्फेयर कैसा है। तो ओरिजिन ऑफ एटमॉस्फेयर देखिए, आर प्रेजेंट एटमॉस्फेयर इज नॉट द प्राइमरी एटमॉस्फेयर। इसका क्या मतलब है? हमारा जो प्रेजेंट का जो एटमॉस्फेयर है वो हमारा रियल एटमॉस्फेयर नहीं है। इतनी बात क्लियर है? वो हमारा रियल एटमॉस्फेयर नहीं है, बल्कि वो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर है। मतलब कि वो रियल नहीं है, वो एक सेकेंडरी एटमॉस्फेयर है। और कुछ लोग तो, मतलब कि कुछ लोग नहीं ऐसे ही कोई राह चलते लोग नहीं कहते, मतलब कि जोग्राफर्स या साइंटिस्ट या मेटेरोलॉजिस्ट ये कहते हैं कि ये सेकेंडरी भी नहीं है, ये तो टर्शरी एटमॉस्फेयर है। अब भाई ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो चलिए पता लगाते हैं। देखिए, आर प्राइमरी एटमॉस्फेयर हैड बिन लॉस्ट, मतलब कि गायब हो गया स्पेस में। मतलब कि जो हमारा सबसे पहला जो एटमॉस्फेयर था ना, वो स्पेस में लॉस्ट हो गया। क्यों हो गया भाई? हमें रीजन भी तो दो। रीजन थे ये, पहला आपका बीइंग इनर प्लैनेट, मतलब कि ये इनर प्लैनेट था। इनर प्लैनेट कैसे? जैसे ये तीसरे नंबर का प्लैनेट है ना, सबसे पहला तो है नहीं, तो इस तरह से। दूसरा, छोटे साइज का था, एज कंपेयर टू अदर प्लैनेट्स ये स्मॉल साइज का था। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, लेस ग्रेविटेशनल पुल, और इनिशियली हॉट सरफेस। अब मैं आपको बताता हूं कैसे। सपोज करिए ये हमारी अर्थ है। ओके, ये हमारी अर्थ है और ये उसका एटमॉस्फेयर है। ये जो मैंने डॉट डॉट करके लाइन बनाई है ये उसका एटमॉस्फेयर है। तो ये प्राइमरी एटमॉस्फेयर है। तो क्या हुआ,
हॉट सरफेस की वजह से ये जो एयर थी ये अर्थ के सरफेस के पास नहीं रह पाई, ठीक है। तो ये ऊपर हवा में चली गई, मतलब कि थोड़ी ज़्यादा हाइट में चली गई। ओके, तो ये हाइट में चली गई। ओके, इतना क्लियर है आपको। और लेस ग्रेविटेशनल पुल, तो ये जो ऊपर जो हमारी गैसेस चली गई ना, ये हमारे अर्थ के सरफेस से टाइटली बाउंड नहीं थी, क्योंकि हमारा ग्रेविटेशनल पुल उस वक्त इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं था कि वो इन गैसेस को बांध कर रख सके, बाउंड करके रख सके। तो ये टाइटली बाउंड नहीं थी, ठीक है। तीसरी बात है कि क्या हुआ, देखिए ये हमारा सन है, सन से हीट वेव्स आई, ये जो लाइन बनाई है मैंने ये हीट वेव्स हैं और सोलर रेडिएशन कह लीजिए। तो ये जो सोलर रेडिएशन है ना, ये इन गैसेस को अपने साथ बहाकर ले गई इस तरह से। ये जो हमारी गैसेस हैं हाइड्रोजन, हीलियम, इन्हें ये अपने साथ बहाकर ले गई और इस तरह हमारा जो प्राइमरी एटमॉस्फेयर था वो स्पेस में कहीं जाकर लॉस्ट हो गया। तो हमारा कोई एटमॉस्फेयर नहीं बचा था उस वक्त। इतनी बात क्लियर है। ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि लेस ग्रेविटेशनल पुल था, तो वो जो गैसेस थी वो टाइटली बाउंड नहीं थी, तो वो आसानी से जा सकती थी, और हॉट सरफेस था इसलिए वो हवा में ज़्यादा ऊपर थी। ओके, तो अब बात आती है कि चलिए सर, हमने मान लिया कि प्राइमरी एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन सर फिर ये सेकेंडरी एटमॉस्फेयर कहाँ से आया, ये भी तो बताइए। तो चलिए ये बताते हैं हम आपको। आवर सेकेंडरी एटमॉस्फेयर कम्स फ्रॉम इनसाइड द अर्थ। हमारा जो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर है वो अर्थ के इंटीरियर से आया। क्या बात कर रहे हो सर, ऐसा कैसे कह सकते हो आप? क्योंकि भाई हमारे पास प्रूफ है, वॉल्केनिक प्रोसेसेस हमारा प्रूफ है जो बताते हैं कि ये जो हमारा सेकेंडरी एटमॉस्फेयर है ये अर्थ के अंदर से आया। सर बात क्लियर नहीं हुई, क्लियर कर दीजिए। ठीक है सर, क्लियर करते हैं। हाँ, सपोज करिए हमारी इनिशियल अर्थ का लैंड है, ओके, और ये कुछ वॉल्केनोज हैं। ऐसे काफ़ी वॉल्केनोज होंगे, क्योंकि आपको पता है जब हमारी अर्थ फॉर्म हुई थी तो काफ़ी हॉट थी, तो भाई काफ़ी वॉल्केनोज ब्लास्ट होते थे। ओके, तो ये मैं एक का एग्जांपल लेके चलता हूँ। वॉल्केनो ब्लास्ट हुआ, अब भी तुमने वॉल्केनो ब्लास्ट की अगर वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा वो धुआं निकलता है। ओके, तो वो गैसेस से ही तो बना होगा। तो जो गैस निकलती है ना वॉल्केनो ब्लास्ट से, उस फिनोमेना को कहते हैं डीगैसिंग। ओके, तो जब वॉल्केनो ब्लास्ट हुए, जब अर्थ काफ़ी गर्म थी, ज्वालामुखी फट रहे थे, तब उनमें से गैसें निकली। उन गैस में सबसे ज़्यादा थी आपकी H2O। H2O ये पानी नहीं, ये वाटर वेपर है। ओके, ये आपका वाटर वेपर है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा गैस निकली थी वो थी CO2। ओके, फिर उसके बाद N2 निकली थी। बात समझ में आ रही है? ऑर्डर सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती थी? H2O, फिर CO2, फिर N2, ये सब निकली। अब फिर क्या हुआ, जैसे ऐसे ये भाप क्या थी, मतलब कि वाटर वेपर जो है वो ऊपर जाता गया, ऊपर जाता गया, तो उसमें कूलिंग होती गई, एडियाबैटिक कूलिंग होती है। ये मैंने जो सीरीज स्टार्ट करी है आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो एडियाबैटिक अभी आप इतना समझ लीजिए, सिंपली मीन्स कूलिंग। जैसे वो वाटर वेपर ऊपर जाता गया, वो मतलब कि कंडेंस होने लगा, और कंडेंसेशन के बाद क्लाउड्स फॉर्म होने लगे। इतनी बात क्लियर है आपको? ऊपर जाता गया और फिर ठंडा होता गया, और जब चीज़ ठंडी होती है, जैसा आप एक काम, आप एग्जांपल समझ के समझिए कि आप मैगी बना रहे हैं और मैगी में आपने पानी डाल दिया, और आपने ऊपर से उसको ढक दिया। तो आप जब प्लेट को खोलते हैं कुछ देर बाद, तो आप देखेंगे वहाँ पे पानी बन गया। तो स्टार्टिंग में तो भाप निकल रही थी उस मैगी से, लेकिन वो प्लेट पर जाके कंडेंस हो गई, मतलब वो पानी की फॉर्म में बन गई। ठीक है, तो इसी तरह हमारा हुआ था, वाटर वेपर ऊपर गई, कूल हुई, कंडेंसेशन हुआ और क्लाउड्स फॉर्म हुए। अब क्लाउड्स फॉर्म हुए तो सिंपल से आता है बारिश भी होगी।
ओके, तो बारिश होना स्टार्ट हुई। ओके, तो इस तरह से आपका H2O कम होने लगा। बात समझ में आ रही है? वाटर वेपर आपका कम होने लगा, और तब ये मिलियन ऑफ ईयर्स तक बारिश होती गई, होती गई, होती गई, होती गई, होती गई। ओके, फिर जो हमारा CO2 एटमॉस्फेयर में था ना, हमारा CO2 था जो कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा समुद्र में चला गया। और मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि हमारे समुद्र के अंदर 60 टाइम्स ग्रेटर CO2 है एटमॉस्फेयर के कंपैरिजन में। मतलब ये हमारे समुद्र में 60% ज़्यादा CO2 पाई जाती है एज कंपेयर टू आर एटमॉस्फेयर। ओके, तो क्या हुआ था? H2O सबसे ज़्यादा निकली थी, CO2 सबसे ज़्यादा निकली थी, N2 सबसे ज़्यादा निकली थी इस डीगैसिंग की प्रोसेस के थ्रू। तो H2O तो भाई वाटर में कन्वर्ट होने लग गया। ओके, और जो हमारा CO2 था वो आपका समुद्र में चला गया। तो एटमॉस्फेयर में अब सबसे ज़्यादा गैस कौन सी बची? ये बची भाई, H2O भी निकल लिया, CO2 भी निकल लिया, तो डोमिनेट किसने किया फिर? नाइट्रोजन ने किया। तो नाइट्रोजन ने डोमिनेट किया। ओके, तो देखिए क्या लिखा है इसमें। वाटर वेपर कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स एंड रेन फेल फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। ड्यू टू दिस अर्थ बिकम कूल, अर्थ ठंडी होती गई, एंड मोस्ट ऑफ द CO2 वेंट इन टू द ओशियंस। सी हैज 60 टाइम्स मोर CO2 देन एटमॉस्फेयर। तो फिर H2O कम हो गया, CO2 कम हो गया, तो डोमिनेट किसने किया? नाइट्रोजन। इन प्रेजेंट नाइट्रोजन डोमिनेटेड। अब बात समझ में आ गई क्यों लोग इसे टर्शरी कहते हैं? प्राइमरी तो स्पेस में ही उड़ गया था, सेकेंडरी हमारा ये था, लेकिन इसमें मॉडिफिकेशन हुए क्योंकि ये कम हो गए, नाइट्रोजन हमारे डोमिनेट करने लग गया, इसलिए अब लोग इसको टर्शरी एटमॉस्फेयर कहते हैं, जो हमारा प्रेजेंट का एटमॉस्फेयर है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन डोमिनेट कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर डोमिनेट नहीं कर रहा है। सो सेकेंडरी एटमॉस्फेयर हैड बीन मॉडिफाइड इन दिस वे। टुडेज एटमॉस्फेयर इज मोर ऑफ टर्शरी टाइप। क्लियर है? नाइट्रोजन की जो प्रेजेंट में वैल्यू है वो है 78.8%, ऑक्सीजन की 20.9%। ओके, अब मैंने आपको बताया नहीं ऑक्सीजन कहाँ से आया। जैसे जैसे अर्थ ठंडी होती गई और पानी गिरता रहा, मतलब बारिश होती गई, तो फिर ग्रीन प्लांट्स इवॉल्व होने लगे। अब ग्रीन प्लांट्स इवॉल्व होने लगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब कि लेने लगे और ऑक्सीजन रिलीज़ करने लगे, और ऑक्सीजन रिलीज़ करने लगे मतलब कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन आने लग गई, और ऑक्सीजन आने लग गई तो मतलब कि एटमॉस्फेयर जो है वो हैबिटेबल हो गया, मतलब कि लोगों के जीने लायक वो एटमॉस्फेयर हो गया। होप ये वीडियो आपको क्लियर होगी। अब इसके अगली वीडियो में कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, जिसमें हम सारी गैसों की बात करेंगे और ये भी पता करेंगे ये गैस कहाँ पर हैं, क्या चीज़ें, मतलब कि एवरीथिंग अबाउट कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेरिक गैसेस लाइक नियॉन, आर्गॉन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और हाँ, मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ जो आपको करना है। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। ये क्वेश्चन है, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी of weather and climate information in our daily lives। 150 वर्ड्स, ये क्वेश्चन आपको करना है। और अगर ये आप क्वेश्चन करके कमेंट में मुझे बताइए आपने किया है, तो फिर मैं आपको इसका मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करूँगा। ओके, तो इसकी सेकंड वीडियो
आएगी। और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आपका पूरा कोर्स स्टार्टिंग से एंड तक कराऊंगा। और आप जो भी आपकी मतलब क्वेरी हो वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिए, मैं उसका आपको रिप्लाई दे दूंगा। और इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये टाइम टू टाइम से अपडेट होने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए कि मेरी वीडियो आ गई है। प्लीज़ और लाइक कर दीजिएगा अगर अच्छी लगी है तो, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है। थैंक यू।